आकाशदीप कहानी को प्रसाद जी ने बहुत कलात्मकता से गूंथा है। इस छोटी सी कथा को प्रसाद ने 7 भागों में बांटकर लिखा है। कहानी का प्रारंभ बहुत नाटकीय ढंग से होता है। कहानी का पहला संवाद चंपा बोलती है, बंदी। दूसरा बोलता है, क्या है? सोने दो। ये दो नितांत अपरिचित, एक दूसरे से अनजान व्यक्तियों का संवाद है जो अज्ञात कारणों से एक ही परिस्थिति में पड़े हुए हैं, अर्थात बंदी हैं। बंदियों की एकमात्र कामना होती है कि बंधन मुक्त हो जाएं। ऐसी विषम परिस्थिति में भी दूसरा बंदी कहता है, सोने दो। इसके बावजूद पहला बंदी निराश नहीं होता। संवाद आगे चलता है। इसी से कहानी भी आगे चलने लगती है। इस संवाद से पता चलता है कि पहला बंदी दुस्साहसी है और दूसरा बंदी आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। उसे मुक्त होने के लिए कोई याचना नहीं करनी है, किसी का उपकार भी नहीं लेना है, इसीलिए वह आत्मविश्वास से बोलता है। ये भी पता चलता है कि बंदी समझदार है, अनुभवी है। वह जानता है कि जो मुझे मुक्त करने की सलाह दे रहा है वह भी मेरी ही परिस्थिति में पड़ा हुआ है, अतः वह अगले प्रस्ताव की प्रतीक्षा करता है। इसलिए फिर वैसा ही निश्चिंत वाक्य बोलता है, बड़ी शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। धीरे धीरे दोनों संवाद और सहमति की स्थिति में आते हैं और दोनों के साथ साथ पाठक को भी पता चलता है कि नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। आंधी आने की संभावना है। पहला बंदी कहता है कि आज मेरे बंधन शिथिल हैं। फिर संवाद में एक वाक्य, शस्त्र मिलेगा, कहा जाता है और इस तरह आगे की रूपरेखा तय हो जाती है। ये नाव पोत से जुड़ी हुई है, उसे एक रस्सी से जोड़कर रखा गया है। अब पोत से जुड़ी हुई रस्सी को काटना है। रहस्य और रोमांच का वातावरण है। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे और एक ने दूसरे के बंधन खोल दिए। अब दोनों मुक्त थे। हर्षातिरेक में दोनों गले लग गए। इतने में दूसरे बंदी को और पाठक को भी पहली बार पता चलता है कि पहला बंदी स्त्री है। यहाँ पहला बंदी कहता है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? फिर पहला बंदी अर्थात चंपा नायक का कृपाण ले आती है। इतने में आंधी आ जाती है। आंधी की इस भागदौड़ में दूसरा बंदी कुशलता से पोत से जुड़ी हुई रस्सी को काट देता है। अब पोत से नाव अलग हो जाती है, अर्थात उन्हें बंदी बनाने वाले लोग पोत में ही रह जाते हैं। नाव में यही 10-12 लोग रह गए। कहानी का पहला भाग यही समाप्त हो जाता है। कहानी के खंड 2 का आरंभ सूर्योदय से होता है। अब नाविकों को पता चलता है कि पोत का कहीं पता नहीं है और बंदी मुक्त है। यहाँ पहली बार दूसरे बंदी का नाम पता चलता है, बुधगुप्त। नाव का नायक उसे पुनः बंदी बनाना चाहता है। फिर दोनों में द्वंद्व युद्ध होता है। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार द्वंद्व युद्ध में 2 लोग लड़ते हैं, शेष लोग अलग खड़े रहते हैं, कोई उसमें दखल नहीं देता। इस द्वंद्व युद्ध में बुधगुप्त विजयी होता है और नाव का स्वामी बन जाता है। नायक को जीवनदान देकर वह उसे सेवक बना लेता है। इस द्वंद्व युद्ध में बुधगुप्त को भी घायल तो होना था। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। इस तरह दोनों बंदियों अर्थात बुधगुप्त और चंपा का रिश्ता शनैः शनैः गहरा होने लगता है। मणिभद्र ने चंपा को बंदी बना लिया। इधर बुधगुप्त बताता है कि वह ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है जो दुर्भाग्य से जलदस्यु बन गया है। इस स्नेहिल संभाषण के बाद दोनों एक नए द्वीप में उतरे। इस द्वीप का नामकरण चंपा द्वीप कर दिया गया। चंपा का शेष जीवन इसी द्वीप पर बीतने वाला था। इसके बाद कहानी में 5 बरस का अंतराल आता है। कहानी के खंड 4 में चंपा आकाशदीप जला रही है। फिर कहीं से घूमता हुआ बुधगुप्त आ जाता है। वह चंपा के आकाशदीप जलाने को लेकर थोड़ी निष्ठुर टिप्पणी करता है, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? प्रेम के इस प्रवाह के बीच भी चंपा को लगता है कि बुधगुप्त का हृदय करुणाविहीन है, उसमें अभी कोमलता नहीं है और वह बुधगुप्त को कहती है, तुमने दस्युवृत्ति छोड़ दी है परंतु हृदय वैसा ही करुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। चंपा को अपनी माँ की याद आती है। माँ मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में रखकर नदी भागीरथी के तट पर ऊंचा टांग देती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। अपने पिता की मृत्यु के कारण बुधगुप्त की टिप्पणी से चंपा को क्रोध आता है और बुधगुप्त पहली बार चंपा का रौद्र रूप देखता है। कहानी के खंड 5 में चंपा जया के साथ तट पर खड़ी है। शाम का सुहाना समय है। वे दोनों एक छोटी सी नौक में बैठकर समुद्र के उदास वातावरण में अपने को भुला देती है। उदास है परंतु खुश है। इतने में बुधगुप्त आता है और वह चंपा की चिंता करते हुए कहता है कि इस नाव पर इधर घूमना सुरक्षित नहीं है। महानाविक बुधगुप्त जिससे बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, वह चंपा के सामने छलछलाए आंखों से देखता है। दोनों के बीच पुनः भावुक क्षण आता है।
इस क्षण के प्रभाव से बाहर आकर चंपा अपना कृपाण समुद्र में गिरा देती है। इस तरह वह अपने पिता के हत्यारे बुधगुप्त से बदला लेने का संकल्प त्याग देती है। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? चंपा के अनुसार चंपा के हृदय ने चंपा को धोखा दिया। वह बुधगुप्त से प्रेम करने लगी थी। तब क्या वह बुधगुप्त से विवाह कर लेगी? यहाँ प्रसाद एक दार्शनिक वक्तव्य देते हैं, मैं तुम्हें घृणा करती हूँ फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। ये कहकर चंपा रो पती है। प्यार और घृणा का ये द्वंद्व चंपा के जीवन की स्थायी पीड़ा है। खंड 6 में हम देखते हैं कि द्वीप में एक समारोह आयोजित हो रहा है। चंपा के पूछने पर जया उससे बताती है कि आज रानी का ब्याह है। वह जब बुधगुप्त से पूछती है तो बुधगुप्त कहता है कि यदि तुम्हारी इच्छा हो तो ऐसा हो भी सकता है। बुधगुप्त और चंपा का विवाह हो सकता है। चंपा को अपनी परिस्थिति की अनुभूति होती है कि यहाँ मैं निस्सहाय और कंगाल हूँ। मेरी सहमति असहमति का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए महानाविक चाहे जो कर सकता है। चंपा अपने इन भावों को अभिव्यक्त करती है। बुधगुप्त बराबर चंपा को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि उसने चंपा के पिता की हत्या नहीं की थी, वे किसी दूसरे दस्यु के हाथों मारे गए थे। चंपा को इस पर विश्वास नहीं होता। बुधगुप्त तब भी निवेदन करता रहता है। वह ये भी प्रस्ताव देता है कि अब हम इस द्वीप को छोड़कर पावन भारत भूमि में चलते हैं और वहीं सुखपूर्वक निवास करते हैं। चंपा कहती है कि मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। जब चंपा से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता है तब बुधगुप्त भारत जाने का। कहानी के खंड 3 में दोनों बंदी अपने पिछले जीवन का परिचय देते हैं। यह उनका पहला औपचारिक परिचय है। दोनों ये जानना चाहते हैं कि वे बंदी कैसे बने या उन्हें बंदी क्यों बनाया गया। पात्र अब अपरिचय से परिचय की दिशा में आगे बढ़ते हैं। चंपा बताती है कि वह चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका है। पिता पोत के मालिक मणिभद्र के यहाँ प्रेरी का काम करते थे। माँ की मृत्यु के बाद वह पिता के साथ पोत में ही रहने लगी। जलदस्युओं द्वारा पिता की हत्या के बाद मणिभद्र ने उसे एक घृणित प्रस्ताव दिया। चंपा ने प्रतिरोध किया और उसे गालियां दी और फिर निर्णय सुना देता है और चंपा इसी चंपा द्वीप में रहने को अपनी नियति मान लेती है। अंतिम खंड 7 है। सुबह सुबह चंपा देखती है कि नावों की एक श्रेणी चंपा का किनारा छोड़कर भारत की ओर जा रही है। स्पष्ट है कि बुधगुप्त रवाना हो रहा है और चंपा की आंखों में आंसू हैं। यहाँ कहानी समाप्त होती है। प्रसाद जी स्पष्ट करते हैं कि यह कितनी शताब्दियों से पहले की कथा है। चंपा इस दीप स्तंभ में आजीवन आलोक जगाती रहती है। उसके बाद भी चंपा द्वीप वाले चंपा की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन चंपा काल के कठोर हाथों से चल बसी और उसके कुछ बरसों बाद वह द्वीप स्तंभ भी ढह जाता है। इसी करुणा में ये कहानी समाप्त हो जाती है।